आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय की तृतीय पाठ के लिए यानी कि भाग 3 में स्वागत है। समझने के लिए आज हम समझेंगे संरक्षी बल, असंरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और आदर्श स्पिन के लिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलास्टिक एनर्जी। आपके शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जैसा कि मैंने बोला, संरक्षी बल यानी किसी वस्तु पर वह बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन उसके गमन पथ पर नहीं। यानी वो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में किस रास्ते से आ रहा है, किस पथ से आ रहा है, उस पर निर्भर नहीं करता। उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, माना एक इस प्रकार से h ऊंचाई पे और ऐसे एक L ढलान है, थीटा पर ये ढाल तल है। मैं m द्रव्यमान की वस्तु को एक यहां से और यहां लेके आता हूं, तब भी कार्य mgh होगा, और यहां से यहां तक लेके आता हूं तब भी कार्य mgh होगा। यानी वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि किस पथ से लेके गया उस पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं करके दिखाया कि यहां से यहां तक कितना हुआ, यहां से यहां तक ये कैसे आया, वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको वो बात समझ आ रही होगी जो बात मैंने आपसे कही है। क्या, उसको मैं लिख दे रहा हूं, देखिए। किसी वस्तु पर वह बल या किसी बल के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि वास्तविक गमन पथ पर ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई, याद रखिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चंस में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। उदाहरण है गुरुत्व बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल आदि। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि संरक्षी बल के अंतर्गत किसी वस्तु को एक बंद चक्र में ले जाने पर कुल कार्य शून्य होता है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको संरक्षी बल के लिए क्लियर होने चाहिए। माना मैं इससे कहूं असंरक्षी बल, जिसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कह रहे हैं, क्या बात होगी? अगर आपने पहली बात याद करी तो दूसरी बात आसान से आप याद कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है और वास्तविक गमन पथ पर भी निर्भर करता है।
यानी क्या चीज होगी, ना कि वास्तविक गमन पथ पर की जगह क्या आ जाएगा, और वास्तविक गमन पथ पर भी निर्भर करता है, ऐसे बल को असंरक्षी बल कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंरक्षी बल के अंतर्गत किसी वस्तु के एक बंद चक्र में ले जाने पर कुल कार्य शून्य नहीं होता है। और उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे, श्यान बल और घर्षण बल। याद रखिएगा, जब श्यान बल होता है, घर्षण बल होता है, तो जो हम लेके जाते हैं तो उस घर्षण बल के विरुद्ध जो भी कार्य होता है कुछ ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप उसको वापस रिवर्स साइकिल में लेके आते हैं, यानी कि उत्कीर्णन अभिक्रिया में लेके आते हैं, तो वो पूरा का पूरा वापस नहीं आता है, यानी वो शून्य जो है वो शून्य नहीं होगा, वो अशून्य हो जाता है। यानी कि आप ऐसे बल को क्या कहेंगे, असंरक्षी बल कहेंगे। मैं असंरक्षी बल को फिर से लिख दे रहा हूं, देखेंगे। असंरक्षी बल यानी क्या कहा, किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा या उसके विरुद्ध क्या क्या कार्य वस्तु की प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। क्या है यहां पर, और गमन पथ पर भी निर्भर करता है। ऐसे बल को असंरक्षी बल कहते हैं। और उदाहरण क्या बताया मैंने आपको, श्यान बल, घर्षण बल। देखिए दोनों बातें हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल नए न्यू कमर हों, मेरे पास एकदम आए हों, उनको वैसे भी कुछ ना पता हो, तो वो कुछ चीजें आपके लिए अभी कठिनाई महसूस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वीडियोस मैं बनाता चला जाऊंगा और डालता चला जाऊंगा तो ये बातें आपकी दूर होती चली जाएंगी। घर्षण बल अगर आप देखें तो क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, फिसलने का प्रयास करती है, तो दोनों तलों के समानांतर एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो इनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और जब लिक्विड बहता है या कोई तरल पदार्थ बहता है, तो जो पदार्थ के विभिन्न तरल है उसके जो विभिन्न परतें हैं, उन विभिन्न परतों में सापेक्षिक गति आ गई, वो उस सापेक्षिक गति की वजह से उनके बीच भी एक ऐसा बल कार्य करता है जो उनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो उस बल को भी हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। तो याद रखिएगा, श्यान बल, घर्षण बल मैंने यहाँ पे क्लियर किया आपको। जब डिटेल वीडियोज में आएंगे वहां पर डिटेल से और बात करूंगा। और यहाँ पर असंरक्षी जुड़ा और यहाँ शून्य क्या होगा, नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, बल्कि तीन तरीके से हो सकता है। जैसे एक बहुकेंद्रीय प्रश्न लूं, आपसे कहूं निम्न में से संरक्षी बल कौन सा है। एक घर्षण बल, नंबर 2 श्यान बल, नंबर 3 गुरुत्व बल और नंबर 4 सभी। तो आपको अगर पता होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का, आपसे पूछेगा संरक्षी बल क्या है, उसके दो उदाहरण लिखें। या आपसे क्या पूछ सकता है, असंरक्षी बल क्या है, उसके दो उदाहरण लिखें। या आपसे क्या बोलेगा, संरक्षी बल असंरक्षी बल में तुलना लिखें। जब तुलना करनी है तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, पहले संरक्षी बल का उदाहरण देना, इधर असंरक्षी बल का उदाहरण, फिर इसकी परिभाषा, फिर इसकी परिभाषा, और फिर शून्य होता है, यहाँ शून्य नहीं होता। ये 3 पॉइंट कॉलम में बन जाएगा और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्थिति ऊर्जा को लेकर, पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। स्थितिज ऊर्जा देखें, यहां पर भी जैसे कि मैंने गति ऊर्जा में खड़ा था, लेकिन मैं यहां करूं तो देखो ये है स्थिति प्लस जड़ प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये
बेसिक डेफिनेशन जो आपने 8th स्टैंडर्ड से पढ़नी शुरू की होगी, 9th में भी पढ़ी होगी, बहुत सिंपल सा है। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता। कुछ चीजें कैसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात भी सही है, क्योंकि ऊर्जा बोलूं या कार्य करने की क्षमता बोलूं एक ही बात। इसके अलावा क्या है, जो और डिटेल में कुछ बात की जाए तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन यानी वो कैसे रखी है। तीसरी चीज, उसकी विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। मापते कैसे, तो एक संदर्भ स्थिति से, यानी कि जहां हम स्थित ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं, वहां से एक विशेष अवस्था तक लाने में किया गया कार्य, या विशेष अवस्था से सामान्य स्थिति यानी उस संदर्भ स्थिति तक लाने में किया गया कार्य जो है वो स्थित ऊर्जा का क्या है, माप। उदाहरण क्या है, आप देखिए बांध बन गया तो उसमें क्या हो गया, आपने नदी का पानी स्टोर कर लिया, कितने मीटर तक, माना 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, आपने कितना ऊंचा बांध बनाया, उसकी क्या कैपेसिटी उसके अनुसार। तो पानी की ऊंचाई के कारण उसमें क्या है, स्थित ऊर्जा। और जब उसको ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो वो क्या करते हैं, टरबाइन घुमाती है। तो उसकी विशेष स्थिति क्या है, उसकी ऊंचाई के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित है, कार्य करने की क्षमता निहित है, जिसके कारण वो टरबाइन को घुमा पा रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्थित ऊर्जा कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई उदाहरण आपको समझ में आता बताएं, सोचें इसको। तो देखें, अगर आप एक तीर कमान लें तो धनुष पे जैसे आप त्रिज्या यानी कि जो रस्सी है, डोरी है, उसको खींचते हैं तो डोरी की प्रत्यास्था के कारण जो उसमें जो उसकी अवस्था में परिवर्तन किया, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, उसके कारण जो कार्य किया वो उसके अंदर किस रूप में संचित हो गया, स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, तीर में वो स्थित ऊर्जा उसको क्या करती है, गति ऊर्जा प्रदान कर देती है, तीर आगे तक जाता है। तो इस प्रकार से स्थित ऊर्जा के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें इसकी, तो मात्रक में जूल है, कैसे राशि है, अदिश राशि है। विम्ब सूत्र क्या है, तो ml स्क्वायर t माइनस 2 है, एक कॉमन बात है तो इसका पॉइंट है। नंबर 2 बात, ये संरक्षी बलों के लिए ही स्थित ऊर्जा मान्य है, यानी कि अगर संरक्षी बल है तो ही स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं, असंरक्षी बलों के लिए नहीं कर सकते। एक पॉइंट मैंने यहां पर बोला था, अगर आपको याद हो, संदर्भ बिंदु क्या मतलब उसका, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छत है, ये छत, ये जमीन है, यहां पर से एक गेंद मैंने यहां लटकाई, ठीक है, लटका दी, यहां से भी इसकी ऊंचाई h है और यहां से भी ऊंचाई इसकी h है। अगर मैंने संदर्भ बिंदु नीचे माना, यानी कि यहां पर शून्य ऊर्जा स्तर माना, शून्य ऊर्जा, किसकी स्थित ऊर्जा शून्य माना, तो यहां पर जो स्थित ऊर्जा होगी वो mgh होगी। और अगर मैंने संदर्भ बिंदु को यहां शून्य माना तो कितनी हो जाएगी, माइनस h होने की वजह से माइनस mgh हो जाएगी, यानी कि छत की रेफरेंस में, छत की सापेक्ष जो स्थित ऊर्जा है इसकी वो mgh है माइनस का। और अगर फर्श के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो क्या है, mgh पॉजिटिव है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थिर ऊर्जा में संदर्भ बिंदु आपने कहा माना। ये संदर्भ बिंदु हम अपनी मर्जी से कैसे भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हम किस प्रकार से लेते हैं। अमूमन क्या होता है, जैसे विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल, इनमें हम क्या मानते हैं कि जो शून्य ऊर्जा स्तर है वो अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर है, याद रखिएगा। और जैसे हम स्प्रिंग के लिए निकालते हैं और किसी चीज के लिए निकालते हैं तो वहां पर हम क्या मानते हैं, साम्य स्थिति, यानी जहां उसमें तनाव नहीं है, जो टोटल वहां पर खिंचाव या तनाव है वो शून्य है, साम्य स्थिति, वहां पर हम उसको शून्य ऊर्जा स्तर मानते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को हम वहां पर शून्य मानते हैं। उसको संदर्भी शून्यांकी स्तर भी बोलते हैं, कई बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप इस बात को आराम से समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी निरपेक्ष पॉइंट नहीं है, स्थित ऊर्जा का अंतर निकाल देंगे, इसके क्रॉस में हम इसको अंतर में निकाल देते हैं। देखिए एक और पॉइंट आता है कि जो du/dx है वो माइनस अब यहां पर ये संरक्षी बल के रिस्पेक्ट में है,
ये एफ यहाँ सब्सिबल है, और डी यू बाई डी एक्स एफ एक्सटर्नल, यानी कि ये जो है बाह्य बल के अनुसार, यानी एफ एक्सटर्नल क्या है, बाह्य बल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, यानी कि आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, अगर आप चेक करें डी यू बराबर माइनस ऑफ डी एक्स आ गया यहाँ पर आपके पास। तो ये जो पॉइंट है अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, किसी वस्तु में इस ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा वो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूले हैं जो आप याद रखिएगा हर हालत में। कैसे आया, क्यों आया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जब मैं नीट की परीक्षा के लिए तैयारी कराऊंगा या कुछ और जेई के लिए आपकी तैयारी कराऊंगा तो बताऊंगा कि ये किस प्रकार से ड्राइव होते हैं, किस तरीके से ये आए हैं और इसका बेसिक महत्व आपके न्यूमेरिकल्स में कहाँ कहाँ पड़ेगा वो वहां पर बात करेंगे। फिलहाल आप इतनी ही बात यहाँ पर दिमाग में रखें। अब बात करेंगे किसी आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या है उसको समझिए। माना ये धड़ाधार है, धड़ाधार मतलब जैसे दीवार है, माना दीवार में आपने कील ठोक दी है तो वो क्या है, एक धड़ाधार है, यानी जो जिसका विस्थापन ना हो पाए, यानी कि वो अपनी जगह है तो उस जगह से विस्थापित ना हो पाए। और यहाँ पर एक क्या है, समतल तल है, और यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग ली, और स्प्रिंग कैसी है, आदर्श स्प्रिंग, और आदर्श स्प्रिंग का इसका बल नियतांक कितना है, वो K है। और यहां पर हमने क्या किया, एक गुटका रखा या आप कहीं एक वस्तु रखी, एक पिंड रखा जिसका द्रव्यमान m है, और यहां पर ये स्प्रिंग मूल अवस्था में है, यानी ना तो इसकी लंबाई में वृद्धि है यानी कि विस्तारित नहीं है, ना स्प्रिंग दबी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। यानी इस स्थिति को मैं x बराबर 0 मान रहा हूं, और ये कैसी है, साम्य अवस्था है। कैसी अवस्था है, साम्य अवस्था है। अब आप देखें अगर मैं इसको यहां पे खींचूंगा तो क्या होगा, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जिसको कहते हैं कि प्रत्यास्थता के कारण वो क्या करेगा, अपने रूपाकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। तो हमें ये बल लगाएगा कैसे, ऐसे, और आप खींच रहे हैं ऐसे, क्योंकि लंबाई में वृद्धि करनी है, तो वो जो खींच रहे हैं इस बल के विरुद्ध, वो जो काम होगा वो इसके कैसे संचित हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या करते, इसको ऐसे दबाते, जब आप दबाएंगे उसको देख लें यहां पर, ये यानी x आपने इसको क्या क्या दबा दिया। जब आपने इसे दबा दिया तो क्या होगा, इस पे एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो इसको साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा प्रत्यास्था के कारण, और आप इसे दबा रहे, बल आप ऐसे लगा रहे हैं दबाने के लिए और प्रत्यानयन बल लग रहा है ऐसे, तो इस बल के विरुद्ध मुझे काम करना पड़ेगा भाई, जिसको जो भी दबा रहा है उसको काम करना पड़ेगा, वो काम इसमें प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये बात समझ में आई अलग अलग जगह पे। तो इस पूरी बात को अगर हम लिखें तो क्या चीज है, किसी स्प्रिंग को संपीड़ित मतलब दबाना व विस्तारित, विस्तारित मतलब लंबाई में बढ़ाना, ये दबाना है, ये लंबाई में बढ़ाना करने में प्रत्यास्था गुण के कारण जो कार्य करना पड़ता है उसे वह स्प्रिंग में प्रत्यास्थ
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर ये बात है तो इतनी सी बात लिखनी है, इसको और डिटेल में क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल प्रत्यास्था का गुण लिखा। क्या कर सकते थे जो मैं यहां बता रहा था, प्रत्यानयन बल, क्योंकि प्रत्यास्था का गुण क्या है कि वो क्या करता है, वो अपने रूप और आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो विरोध करता है तो क्या अंतर है, जैसे बल आप इधर लगा रहे थे, जैसे मैं आप इसको यहां बनाऊं तो आप देखेंगे यहां पर यहां से यहां तक यस, तो आप बल ऐसे लगा रहे हैं और प्रत्यानयन बल कहां लग रहा है, ऐसे लग रहा है। यानी यहां पर x बराबर 0 पे कोई बल नहीं था, लेकिन यहां पर प्रत्यानयन बल है और ये एक्सटर्नल है, तो आप बल ऐसे लगा रहे हैं, बल ऐसे लग रहा है, कौन सा, प्रत्यानयन बल। तो इस बल के विरुद्ध जो आपको काम करना पड़ा, इसके कारण जो कार्य हुआ वो इसके अंदर किस रूप में संचित हो गया, प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो ये बात अब मैं समझता हूं आपको फुल्ली क्लियर हो गई होगी। और बहुत डिटेल में अगर आप जाए तो आपके पास ये फिगर बनेगी, इस फिगर में ये साम्यावस्था है, इसको A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, यहाँ विस्तारित अवस्था और यहाँ पर संपीड़ित अवस्था है। यहाँ पर क्या लग रहा है, ये प्रत्यानयन बल लग रहा है, यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब यानी कि ये A B C, तो क्या कहेंगे चित्रानुसार क्या है, A एक स्प्रिंग पूर्ण प्रत्यास्थ का एक सिरा दृढ़ आधार से और दूसरा सिरा एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है से जुड़ा है। यहां स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में है। इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। ठीक, यानी x बराबर 0 पर हमने साम्यावस्था की। तो चित्र अनुसार ये आपको क्लियर हो गया, यानी इस फिगर ए को मैंने जो भाषा दी वो ये भी, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या किया, बी के पिंड पर दाईं ओर एक बल लगाकर बिना त्वरण के पिंड को साम्यावस्था से x दूरी पर विस्थापित करते हैं, x दूरी तक खींचते हैं, एक ही बात है, विस्थापित करते हैं। तो पिंड पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो पिंड को साम्यावस्था में, अब देखिए मैं इसको ले लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं लिखना और शुरू करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इधर जाऊँगा तो आपकी स्क्रीन से मैं बाहर निकल जाऊँगा, इधर जाऊँगा तो शायद स्क्रीन से बाहर निकल जाऊँगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा।
तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से। तो क्या हुआ, पिंड को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। के नियम से F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। F क्या प्रत्याम्नाय बल का है, x क्या है, वो विस्तारण यानी वो लंबाई में वृद्धि स्प्रिंग की जिसकी वजह से आपने इसको दाईं ओर लगाकर जो खींचा था, ये x वो है। और माना x से दबा देते तो भी यही आता F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तब x यहां पर क्या हो जाता, सिंपीड़ित कर दिया यानी कि दबा दिया, और यहाँ x कैसा है, विस्तारित यानी स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो गई या स्प्रिंग की लंबाई में कमी हो गई, ये बात दिमाग में रखना है। और प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे समीकरण जहां के स्प्रिंग का बल नियतांक है। अब आप देखें मैंने क्या कहा था, बिना त्वरण के तो ये जो बल मैं भाई लगा रहा था, एफ एक्सटर्नल लगा रहा था, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा बिना त्वरण की वजह से, यानी जितना बल यहां लगा रहा हूं उसके बराबर हो और दिशा में कैसा हो, विपरीत हो। तो एफ एक्सटर्नल यानी कि जो मैंने बाह्य बल लगाया है वो किसके बराबर है, प्रत्याम्नाय बल के बराबर है, और दिशा में विपरीत है इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। और समीकरण 1 से अगर मैं मान रख दूं तो क्या है, देखिए समीकरण 1 से मान रख रहा हूं, देखिए यहां पर एफ एक्सटर्नल कम्स टू बी माइनस के एक्स, तो आपके पास आ गया प्लस के एक्स, समीकरण 2। अब स्प्रिंग की लंबाई में अति सूक्ष्म dx वृद्धि करने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा, dw बराबर एफ एक्सटर्नल, हाँ जी, और बताएं dx और cos 0, क्यों, क्योंकि आप विस्थापन इधर कर रहे हैं, यानी कि आप विस्थापन dx इधर कर रहे हैं, तो विस्थापन और बल की दिशा दोनों सेम है, यानी ये दोनों तीर आपस में कैसे पैरेलल है, तो एंगल 0 आया, यानी यहां पर हो गया एफ एक्सटर्नल dx, dw कम्स टू बी, यहां से मान रख दिया समीकरण 2 से, तो kx dx समीकरण 3 आ गया आपके पास। तो स्प्रिंग की लंबाई में साम्यावस्था से x बराबर 0 से x वृद्धि करने पर किया गया कार्य, तो w कम्स टू बी 0 से x dw, 0 से x क्यों बोला बेटा, क्योंकि यहाँ हमने x को 0 मान रखा था और यहाँ पर हमने x ले रखा है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट x हो गई। समीकरण 3 से मान रखा हूँ, तो kx dx ये k है, 0x x dx है। फॉर्मूला जिन्हें नहीं पता, x की पावर n dx होता है x n+1/n+1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए k x n कितना है, 1 है, 1+1 अपर लिमिट ऊपर रखी, लोअर लिमिट नीचे रखी, k x²/2 अपर लिमिट यहाँ रखी, लोअर लिमिट यहाँ रखी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यानी यहां से आप ऊपर जा रहे हैं तो w बराबर k, अपर लिमिट रखी, x को x ने रिप्लेस किया तो x को x रिप्लेस करा लिया जाएगा। लोअर लिमिट लिखने से आप क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, x की लिमिट 0 रखा अपॉन 2, तो w कम्स टू बी kx²/2, और यही कार्य स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है
तो ये फॉर्मूला आपके पास प्रयोग है। यही कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है आता है, ये आपके पास है। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम, उसका एक उदाहरण और टक्कर, उसकी बेसिक बात है। यानी कि अगला वीडियो जो मेरा कार्य ऊर्जा पढ़ने वाले चैप्टर से, यानी कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर से जो रहेगा वो कौन कौन सा रहने वाला है, यानी पार्ट 4 में मैं कराऊंगा। इसके अलावा जो मैंने बोला ऊर्जा संरक्षण नियम, उसका एक उदाहरण, टक्कर और एक आध न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल के बिल्कुल एक अलग से इसके अंदर पार्ट 6 पार्ट 7 में लेके आऊंगा, और उसके बाद वो टक्कर यानी कॉलिजन के बारे में डिटेल में बात करते हुए आगे चलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें, मास्क नहीं हटाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, नए वेरिएंट से बचना, ये केवल सरकार का काम नहीं, हम सबका काम है। अपने प्रियजनों को बोलें, अगर नहीं लगा रहे, लापरवाही कर रहे तो टोकें आप, क्योंकि आपने दूसरी दौर में यानी दूसरा जो आया था कोरोना का हिसाब किताब, तो सिहर गया था हर आदमी, तो प्लीज़ उससे बचना है। तो प्लीज़ अभी से अपने प्रियजनों को बोलना, टोकना शुरू करें कि मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, खाने से पहले जरूर धोएं, सैनिटाइज करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।